हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चेतना चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस टॉपिक में हम यूपी टीजीटी सिविक्स का 2009 का पेपर देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। ये सिविक्स का पेपर है। सबसे पहला है प्रजातांत्रिक केंद्रीकरण पर्याय है। किसके पर्याय है? तो पंचायती राज के पर्याय है। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। सरकारीय आयोग रिपोर्ट किससे संबंधित है? केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है। व्याख्या देखते हैं आगे। केंद्र तथा राज्यों के संबंध पर विचार करने के लिए 24 मार्च 1983 को न्यायमूर्ति रणजीत सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया। इस समिति में 1987 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। आगे देखते हैं, निम्न में से किस भारतीय राज्य का अपना भी संविधान है? किस भारतीय राज्य का अपना एक संविधान है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर थर्ड ऑप्शन यहाँ पर सही है। जम्मू एंड कश्मीर का अपना संविधान था। आगे देखते हैं, लेकिन ये पुराना पेपर है, अभी के उसमें आपको देखना होगा भारतीय। तो उस समय देख लेते हैं क्या व्यवस्था थी। भारतीय राज्य जम्मू कश्मीर का अपना संविधान है। संविधान सभा में यह घोषणा की गई थी कि जम्मू कश्मीर के भारत में विलय के बावजूद क्या होगा, राज्य का भावी संविधान तथा राज्य के भारत से संबंध उस राज्य की संविधान सभा द्वारा अवधारित किया जाएगा। 26 नवंबर 1957 में जम्मू एंड कश्मीर का संविधान लागू किया गया था। आगे देखते हैं, लेकिन ये उस समय की कंडीशन के आधार पर, अभी आपको इससे जो क्वेश्चन है वो आपको अच्छे से देखना होगा कि क्या अभी वर्तमान में उसका संविधान है या नहीं। आगे देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र चार्टर के अध्याय 3 अनुच्छेद 7 के अंतर्गत निम्नलिखित 6 अंग स्थापित किए गए थे। महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, न्यायिकता परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। नीदरलैंड में हेग में स्थित है इसका मुख्यालय, और सभी अंग जो है संयुक्त राष्ट्र के न्यूयॉर्क मुख्यालय में स्थित है। आगे देखते हैं, तो यहाँ पर क्या है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर स्थित है? हेग में, और सभी जो है वो न्यूयॉर्क में स्थित है। सभी मुख्यालय, सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को छोड़ के जो कि हेग में स्थित है, और बाकी जितने भी मुख्यालय वो सारे के सारे न्यूयॉर्क में हैं। आगे देखते हैं, राज्यसभा विघटित हो जाती है। कब विघटित हो जाती है? तो ये कभी भी विघटित नहीं होती है, क्योंकि इसके जो सदस्य हैं उसका वो क्या होता रहता है। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। लोकसभा की एक निश्चित कालावधि होती है जिसका विघटन राष्ट्रपति किसी भी समय कर सकता है। तो लोकसभा विघटित होती है, राज्यसभा नहीं। इसके विपरीत अगर राज्यसभा देखें तो एक स्थायी निकाय है। क्या है? एक स्थायी निकाय है, और इसका विघटन नहीं किया जा सकता, क्योंकि राज्यसभा के किसी एक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। वहीं उसके सदस्यों में यथासंभव एक तिहाई क्या हो जाते हैं प्रत्येक द्वितीय वर्ष। उनकी क्या मतलब उनका 6 साल पूरा हो जाता है एक तिहाई सदस्यों का, तो वो हट जाते हैं, बाकी तो बने रहते हैं। इसलिए इसका विघटन क्या होता है? नहीं होता है। ठीक है, एक तिहाई सदस्य ने वहाँ से हट के और फिर अगले हो जाते हैं, जब तक उनका कार्यकाल पूरा होता है उससे पहले कुछ लोगों का हो जाता है। तो ये पूरी तरह से क्या नहीं होती, विघटित नहीं होती। आगे देखते हैं, राजनीतिक कानून का संबंध है। तो राजनीतिक कानून का व्यक्ति के बाहरी आचार व्यवहार से, व्यक्ति के बाहरी मतलब जो भी हम समाज में आचार व्यवहार करते हैं उससे संबंधित है राजनीतिक कानून। आगे देखते हैं, प्रशासनिक कानून क्या है? तो प्रशासनिक कानून निम्नलिखित में से किन के मध्य संबंध निश्चित करता है? किसके मध्य निश्चित करता है प्रशासनिक कानून? तो राज्य का अपने कर्मचारियों के साथ एक संबंध स्थापित करता है। कौन सा कानून? प्रशासनिक कानून। तो यहाँ पर 2 कानून बताए गए। एक तो राजनीतिक कानून का संबंध किससे है? तो व्यक्ति के बाहरी आचरण से है। दूसरा प्रशासनिक कानून जो कि
राज्य का अपने कर्मचारियों से संबंधित है। आगे देखते हैं राज्य के शरीर सिद्धांत ऑर्गेनिक थ्योरी के समर्थक कौन थे। तो ब्लंट शली और हर्बर्ट स्पेंसर जो हैं वो इसके समर्थक थे। अब आगे देखते हैं शक्ति विभाजन के सिद्धांत को विस्तार पूर्वक उपस्थित कर उसे राजनीतिक विज्ञान का मौलिक सिद्धांत बना देने का श्रेय किस राजनीतिक विचारक को जाता है। तो मॉन्टेस्क्यू यहाँ पर सही होना चाहिए। हाँ, मॉन्टेस्क्यू यहाँ पर सही है। शक्ति विभाजन के सिद्धांत को विस्तार पूर्वक उपस्थित कर उसे राजनीतिक विज्ञान का मौलिक सिद्धांत बना देने का श्रेय मॉन्टेस्क्यू को जाता है। मॉन्टेस्क्यू ने अपनी पुस्तक स्पिरिटो ऑफ लॉज में शासन शक्ति के पृथकीकरण सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। आगे देखते हैं राज्य जो है पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है। तो ये किसने कहा है। तो ये हीगल ने कहा है। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है, हीगल का कथन है। हीगल का जन्म जर्मनी के एक नगर स्टुगार्ड में सन 1770 में हुआ था। एक उच्च राज्य कर्मचारी का पुत्र होने के कारण हीगल का लालन पोषण तथा शिक्षा व्यवस्था ढंग से हुई। 1793 ईस्वी में स्नातक की उपाधि प्राप्त करने के बाद उसने विभिन्न शैक्षणिक पदों पर कार्य किया और 61 वर्ष की आयु में उसका आकस्मिक देहावसान हो गया। हीगल के अनुसार राज्य जो है पृथ्वी ईश्वर का अवतार है। यह पृथ्वी पर विद्यमान एक देवीय विचार है। अगला देखते हैं रिपब्लिकन का लेखक कौन है। तो प्लेटो है। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। प्लेटो का जन्म कहाँ हुआ था। एथेंस के एक कुलीन परिवार में 428 ईसा पूर्व में हुआ था। उनके पिता अरिस्तोन एथेंस के सम्राट कार्डरस के वंश में हुआ था। उनकी माता जो है एथेंस के प्रसिद्ध स्मृतिकार सोलन के घराने की थी। उनका वास्तविक नाम जो है अरिस्टोक्लीज इनका वास्तविक नाम था, परंतु उसके खूब भरे हुए चौड़े कंधे के कारण उनके व्यायाम शिक्षक ने उसे प्लेटो का नाम दिया। कालांतर में यही प्रसिद्ध हो गया और प्लेटो के सभी ग्रंथ जो है प्रश्न उत्तर यानी वाद और संवाद के रूप में ही वार्तालाप की शैली में लिखे गए हैं। इसलिए इसको साम्यवाद भी कहा जाता है। प्लेटो ने 36 संवाद लिखे हैं। 36 संवाद लिखे हैं, मतलब क्वेश्चन है आंसर है, क्वेश्चन है आंसर है, इस तरह से। इसमें रिपब्लिक स्टेट्समैन्स और लॉज इसकी प्रमुख है। तो ये तो आपको याद रखनी ही पड़ेगी कि प्लेटो की जो बुक्स है जो कि संवाद शैली में लिखी गई है, एक तो रिपब्लिकन है, स्टेट्समैन है और लॉज है। स्टेट्समैन, लॉज, रिपब्लिकन। आगे देखते हैं लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा का सूत्रपात कौन करा था। तो रूसो करा था। रूसो का जन्म 1722 ईस्वी में जेनेवा के गणतंत्र में हुआ था। उनकी मां की मृत्यु उनके प्रसव काल में ही हो गई थी। रूसो की सबसे महत्वपूर्ण देन जो है लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा है, जिसे वर्तमान समय में प्रजातांत्रिक व्यवस्था का मूल आधार कहा जाता है। रूसो के पूर्व बोंदा हॉब्स जैसे विचारकों ने भी संप्रभुता के सिद्धांत में योगदान दिया है, किंतु इनमें से किसी ने भी इनका उपयोग व्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन करने के लिए नहीं। उनके हाथों में उनके राज्य की संप्रभुता का रूप धारण किया, किंतु रूसो ने संप्रभुता को सामान्य इच्छा में निहित करके लोकप्रिय संप्रभुता के सिद्धांत का शिलान्यास किया था। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा रूसो। रूसो करेक्ट है। आगे देखते हैं किसने दो प्रकार के समझौते, एक सामाजिक तथा दूसरा सहकारी। तो आंसर हो जाएगा लॉक ने किया है। लॉक के सामाजिक समझौते के सिद्धांत के अनुसार दो प्रकार के समझौते होते हैं। पहले समझौते द्वारा तो एक राजनीतिक समाज की स्थापना की गई है और दूसरे समझौते द्वारा शासक व शासित के मध्य शर्तें निश्चित करते हुए सरकार की स्थापना की गई है। तो दो प्रकार के समझौते लॉक ने। आगे है भारतीय संविधान के लिए मसविदा तैयार करने वाली समिति का अध्यक्ष कौन था। तो अध्यक्ष हो जाएंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। फोर्थ ऑप्शन सही है। BN राव यानी भीमराव अंबेडकर द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारूप विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया। इसके अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है। तो मौलिक अधिकार है यहाँ पर, तो हमारा आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका।
भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। संघीय शासन व्यवस्था, अगर हम संघीय शासन व्यवस्था देखें तो यहाँ पर संघीय शासन व्यवस्था जो है कनाडा से लिया गया था। संघीय शासन पद्धति ब्रिटेन से ली गई थी और मूल कर्तव्य जो है सोवियत संघ से ली गई थी। सोवियत संघ मूल कर्तव्य जो है सोवियत संघ से लिया गया था। तो यहाँ पर जो हो जाएगा हमारा सोवियत संघ थर्ड ऑप्शन में, ना कि सेकंड ऑप्शन में। तो सोवियत संघ जो है उसी से हमने मौलिक कर्तव्य लिए गए थे। आगे देखते हैं भारत के राष्ट्रपति का वेतन है। तो कितना वेतन है? 1,50,000 रुपये प्रति माह है। आगे देखते हैं, यहाँ पर कुछ और भी है। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। राष्ट्रपति का 1,50,000, उपराष्ट्रपति का 1,25,000, राज्यपाल का 1,10,000, उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश का 1,00,000, उपराज्यपाल का 90,000। तो ये था। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं कौन कौन भाग लेते हैं? तो यहाँ पर हो जाएगा संसद के दोनों सदन के निर्वाचित सदस्यों तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभा। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन सही है, क्योंकि यहाँ पर लोकसभा राज्यसभा दोनों के सदस्य लेते हैं। साथ ही जो हमारे राज्य हैं, राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के भी विधानसभाओं के सदस्य सिर्फ और सिर्फ क्या है, विधानसभाओं के सदस्य ही निर्वाचित होते हैं। आगे देखते हैं, व्याख्या देख लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुना जाता है, सीधे निर्वाचन द्वारा नहीं। तो अप्रत्यक्ष रूप से होते हैं, ये याद रखना है। राष्ट्रपति का निर्वाचन एक ऐसे निर्वाचक गुण के सदस्य करेंगे जिसमें संसद के दोनों सदन निर्वाचित होंगे। दूसरी, राज्य विधानसभाओं से 17वें संविधान संशोधन के अनुसार संघीय क्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी शामिल होंगे। आगे है माइन काम्फ पुस्तक लेखक किसने लिखी थी? तो हिटलर ने लिखी थी। अरस्तु क्रांति के किस सिद्धांत का समर्थक है? तो आंसर हो जाएगा नव उदारवादी सिद्धांत का समर्थक है। भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां निम्नलिखित में से किस देश की देन है? तो आपातकालीन शक्तियां जो हैं वो हो जाएंगी जर्मनी के बीमर संविधान से आपातकालीन शक्तियां ली गई हैं राष्ट्रपति की। भारत में सर्वोच्च माना गया है, किसको सर्वोच्च माना गया है? तो संविधान को सर्वोच्च माना गया। संविधान को 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया? तो 4 शब्द जोड़े गए थे। तो यहाँ पर समाजवाद, पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता, एकता, अखंडता, ये शब्द जो है वो जोड़े गए थे। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा हमारा समाजवाद। यहाँ पे लोकतंत्र नहीं, न्याय नहीं, राजनीतिक नहीं। तो यहाँ पर हमारे जो प्रस्तावना है उसमें जोड़े गए थे समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, एकता और अखंडता। ये 42वें संशोधन जो कि 1976 में हुआ था। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान में किस संशोधन के परिणाम स्वरूप संपत्ति का अधिकार मूल अधिकारों की सूची में से हटा दिया गया? तो 44वें संशोधन था, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हमारे जो मूल अधिकार हैं, जब हमारा संपत्ति का अधिकार हट जाएगा तो टोटल 6 हो जाएंगे। 6 हैं और जो 7 थे उसमें से एक हटाया है, कौन सा? तो वो संपत्ति का अधिकार है। कौन सा? 42वें संशोधन के तहत। आगे देखते हैं, और ये 42वें संशोधन हुआ था 1978 में। आगे देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार किसको है? तो संसद द्वारा, संसद के दोनों सदनों को। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किसी सदन द्वारा लगाया जा सकता है, लेकिन ऐसा कोई भी आरोप अब तक नहीं, मतलब अभी तक ऐसा कोई राष्ट्रपति नहीं है जब किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया गया हो। प्रस्तावित आरोप एक अब कब लगाया जा सकता है? तो प्रस्तावित आरोप एक संकल्प के रूप में ना हो,
जो कम से कम 14 दिन की लिखित सूचना देने के बाद न प्रस्तुत किया हो, जिस पर सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर करके प्रस्तावित करने का तथ्य प्रकट न किया गया है, उस सदन के कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा ऐसे संकल्प को पारित न कर दिया गया हो, तब तक क्या नहीं होगा, महाभियोग नहीं लगेगा। आगे देखते हैं भारत में राष्ट्रपति, राज्यसभा, याद रखना यहाँ पर राज्यसभा पूछ रहा है। राज्यसभा के सदस्यों की संख्या तो 12 है। लोकसभा में पूछे जाएं तो 2 हैं, वो भी एंग्लो इंडियन होते हैं। व्याख्या देख लेते हैं। राष्ट्रपति 12 ऐसे सदस्यों को राज्यसभा के नाम निर्देशित करता है जो साहित्य, कला, विज्ञान और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान अनुभव रखते हों। अनुच्छेद 80 थर्ड जो है 80 का थर्डवां, राष्ट्रपति को लोकसभा में 2, जो मैंने पहले बताया एंग्लो इंडियन होते हैं, के नाम पर 2 एंग्लो इंडियन लोकसभा में रखने का अधिकार है, यदि उनकी राय में लोकसभा में उस समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है। आगे देखते हैं। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में अध्यक्षता कौन करता है? दोनों संयुक्त बैठक होंगी तो कौन अध्यक्ष करेगा? राष्ट्रपति करेगा। सॉरी, लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। लोकसभा का अध्यक्ष जो है भारतीय संसद के दोनों मतलब लोकसभा और राज्यसभा जब दोनों की एक साथ मीटिंग होगी तो कौन होगा यहाँ पर? लोकसभा अध्यक्ष। आगे देखते हैं। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे, तो यहाँ पर सरदार पटेल हो जाएंगे। सरदार पटेल। भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति पद की कोई व्यवस्था नहीं है, मतलब अगर हम भारतीय संविधान देखें तो उप प्रधानमंत्री की वहाँ पर किसी प्रकार की भी चर्चा नहीं है। इसके बावजूद समय समय पर इस पद की व्यवस्था की जाती रही है, मतलब वहाँ पर किसी प्रकार का उल्लेख नहीं है, लेकिन फिर भी हम एक पद बनाते हैं जो कि होता है उप प्रधानमंत्री। इस पद पर अब तक 7 बार सृजन, मतलब 7 उप प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। पहली बार इस पद का सृजन जो है प्रथम लोकसभा के दौरान प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। इस प्रकार सरदार वल्लभ भाई पटेल को उप प्रधान की सुशोभित करने वाले प्रथम व्यक्ति थे। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन 1951 में हुआ था। इसके अंतर्गत इस संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 15, 19, 31, 85, 87, 174, 176, 372 और 376 में संशोधन किया गया था और संविधान की 9वीं अनुसूची और बढ़ा दी गई थी। आगे देखते हैं। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन क्या है? तो अभी हमने देखा था, तो यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश का पूछा है तो हमारा हो जाएगा 1 लाख रुपए प्रति माह। आगे देखते हैं। महान ग्रंथ अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र के लेखक हो जाएंगे कौन? कौटिल्य। कौटिल्य की रचना अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण और 180 प्रकरण है। इस ग्रंथ में श्लोकों की संख्या 4 और गद्य और पद्य दोनों में। तो अभी हमने कौटिल्य को अच्छे विस्तार से देखा था। अगर किसी को पढ़ना है तो आप वहाँ पे सिविक्स का जो वीडियो प्लेलिस्ट है उसमें आप देख सकते हैं। तो सारे पॉलिटिकल थिंकर वहाँ पे जो भी यूपी टीजीटी के अकॉर्डिंग थे वो सारे के सारे वहाँ पे डले हुए हैं, आप उसको भी देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला जो है मुख्यमंत्री कौन थी? सुचित्रा कृपलानी थी। केंद्र राज्य संबंध में विवाद का एक कारण रहा है, कौन सा रहा है? राज्यपाल का पद रहा है। नागालैंड की राजधानी कौन सी है? नागालैंड की राजधानी जो है कोहिमा है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर और अंडमान प्रदेश निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। तो राजधानी से रिलेटेड भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लेते हैं। आगे क्वेश्चन है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो ये किसका कथन हो जाएगा? तो सुभाष चंद्र बोस का। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, उपरोक्त कथन जो है सुभाष चंद्र बोस का है। महान स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक जिले में हुआ था। माता का नाम प्रभावती देवी तथा पिता का नाम जानकी दास बोस था। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
राजनीतिक दल निम्न में से किसके लिए जरूरी है? तो राजनीतिक दल किसके लिए जरूरी हो जाएगा? लोकतंत्र के लिए। लोकतंत्र के लिए सर्वाधिक लोकप्रिय है प्रजातांत्रिक। लोकतंत्रीय शासन के दो प्रकार होते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था लोकमत पर आधारित होती है और राजनीतिक दल लोकमत के निर्माण तथा उसकी अभिव्यक्ति के सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन है। अगला क्वेश्चन है, राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है। ठीक है, इच्छा आ गया यहाँ पर। निम्न में से किसका कथन है? तो आंसर हो जाएगा ग्रीन का है, TH ग्रीन का है। राज्य का वास्तविक आधार इच्छा है, बल नहीं वरन इच्छा है। विल नॉट फोर्स इज द बेसिस ऑफ स्टेट। अगला क्वेश्चन है, राज्य की उत्पत्ति के बारे में निम्नलिखित सामाजिक समझौते का सिद्धांत निम्न में से किस सिद्धांत के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया के रूप में सामने आता है? तो आंसर हो जाएगा देवीय। उदारवादी परंपराओं में राज्य की उत्पत्ति और प्रकृति के दो सिद्धांत प्रचलित हैं। सामाजिक समझौता का सिद्धांत और ऐतिहासिक विकासवादी सिद्धांत 17वीं-18वीं शताब्दी तक राजनीतिक विचारधारा में सामाजिक समझौते का सिद्धांत अत्यंत महत्वपूर्ण था। सामाजिक समझौते सिद्धांत देवी सिद्धांत के प्रतिक्रिया के रूप में सामने आया था। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य देवी न होकर मानवीय संस्था थी। तो यहाँ पर जो है सामाजिक समझौते का सिद्धांत में मानव क्या हो गए, मानवीय संस्था मान लिया गया। किसको? राज्य पहले देवीय, राज्य को देवीय मानते थे, लेकिन अब क्या, सामाजिक समझौता आने के बाद मानव की संस्था मानी जाने लगी। रूसो किस देश का निवासी था? तो रूसो जो है फ्रांस का निवासी था। रक्त संबंध समाज को और समाज राज्य को जन्म देता है। तो ये किसका कथन है? मैकाइवर का कथन हो जाएगा। अधिकार वह दावा है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है। तो आंसर हो जाएगा हमारा बोसांके का है। बोसांके का है। अधिकार वह दावा है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है, बोसांके का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से एक नैतिक कर्तव्य है। निम्न में से एक नैतिक कर्तव्य कौन सा है? कर देना। माता पिता द्वारा बच्चों को शिक्षा प्रदान करना, तो दूसरा ही हो जाएगा, यही हमारा नैतिक कर्तव्य है। आगे देखते हैं, हम इस सत्य को प्रमाणित करते हैं कि सब मनुष्य समान पैदा हुए हैं। ये फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित है। समानता का फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्न में से कौन न्याय का सर्वलौकिक तत्व है? तो न्याय समानता पर बल देता है। आगे देखते हैं, अधिनायक तंत्र निम्न में से किसका विलोम है? किसका विलोम हो जाएगा? लोकतंत्र का। भारत की खोज जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखी थी पुस्तक। किस संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत भूतपूर्व देशी राजाओं के प्रीवी पर्स को समाप्त कर दिया गया था? कौन सा संविधान संशोधन था? तो 26वां संविधान संशोधन था, जिसके अंतर्गत जो भी राजा महाराजा हुआ करते थे उनको उनके जो एक प्रीवी पर्स दिया जाता था, जिससे जो सरकार होती है उसका बहुत सारा धन जो है उनको राजाओं को पहुंच जाता था। तो 1971 में इस प्रीवी वर्ष को समाप्त कर दिया गया। आगे है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा वयस्क मताधिकार? तो आंसर हो जाए 21 वर्ष। यहाँ पर क्या है कि 61वां संविधान संशोधन में 21 वर्ष था कि 21 वर्ष का व्यक्ति होगा तभी क्या होगा, वोट डालने के लिए योग्य है, लेकिन यहाँ पर फिर घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। तो आंसर हो जाएगा 61वां। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा निर्वाचन आयोग का कार्य नहीं है? तो निर्वाचन आयोग का कार्य नहीं होगा कौन सा? उम्मीदवारों का चयन करना। आगे देखते हैं, द्वितीय पंचवर्षीय योजना की मुख्य प्राथमिकता क्या थी? मुख्य प्राथमिकता थी तीव्र गति से औद्योगिकीकरण। आगे देखते हैं, व्याख्या देख लेते हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 द्वारा औद्योगिक नीति 1956 की घोषणा की गई और देश के सामाजिक ढांचे की स्थापना को संकल्प लिया गया। इस योजना में तीव्र औद्योगिकीकरण का लक्ष्य बनाया गया तथा भारी उद्योगों को बढ़ावा दिया गया। अगला क्वेश्चन है, क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, ये किसका कथन? ये इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो हमारा आंसर होगा कार्ल मार्क्स।
कार्ल मार्क्स में हमने देखा था यहाँ पर बहुत सारी, यहाँ पर दास कैपिटल हो गई, वैल्यू प्राइस एंड प्रॉफिट हो गया, राजनीतिक अर्थव्यवस्था की विवेचना, क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, यही यहाँ पर पूछा, साम्यवादी घोषणा पत्र, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, दरिद्रता का दर्शन, पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी और पवित्र पर्वत द होली फैमिली। तो ये सारे के सारे कार्ल मार्क्स की ही रचनाएं हैं। इसमें से देखो यहाँ पर ये वाला जो है क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी पूछा गया, तो आपको दास कैपिटल भी याद रखना है, वैल्यू प्राइस एंड प्रॉफिट भी याद करना है, द होली फैमिली भी याद करना है, पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी ये भी याद करना है। एक टीजीटी सिविक्स में ही पूछा गया था, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कब प्रकाशित हुई थी, तो 1848 में, ये भी याद रखना है। तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं बहुत, एग्जाम में तो एक क्वेश्चन यहाँ से आने ही वाला है कार्ल मार्क्स से रिलेटेड। अगला देखते हैं, स्टेट एंड रिवॉल्यूशन पुस्तक किसकी है, तो लेनिन की है, लेनिन की है। राजनीतिक विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य के साथ होता है, तो ये गार्नर का ये बहुत फेमस कोटेशन है। जब हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं तो स्टार्टिंग में ही हम इसको पढ़ लेते हैं कि राजनीतिक विज्ञान का ही आरंभ और अंत किसके साथ हो जाता है, राज्य के साथ हो जाता है, तो ये गार्नर कहते हैं। आगे देखते हैं, स्टेट्स शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो मैकाइवली ने किया था, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। किस विचारधारा ने निजी संपत्ति को प्रगति की आवश्यकता शर्त माना है, तो उदारवादियों ने। अगला क्वेश्चन है, किस राजनीतिक दर्शन ने धर्म को जनसाधारण का नशा कहा है, तो यहाँ पर जो नशा कहने वाला है धर्म को, तो कार्ल मार्क्स हो जाएगा, कार्ल मार्क्स। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है कार्ल मार्क्स से 2 क्वेश्चन अभी हमने देख चुके हैं, तो ये दूसरा है। देखिए, मार्क्स ने धर्म को भी जनता के शोषण का एक साधन ही माना है। उनका विचार है कि वर्तमान समय की शोषणीय दशा के लिए बहुत कुछ सीमा तक धर्म ही उत्तरदायी है। इतिहास में एक नहीं वरन कितने ही लुई और जार पैदा हुए हैं, किंतु जनता ने अपना धार्मिक अंधविश्वास के कारण उनके अन्याय और शोषण के विरुद्ध कोई आवाज़ नहीं उठाई है। मार्क्स से जो है धर्म के भाग्यवादी दर्शन को बहुत अधिक शरारतपूर्ण मानता है, उन्होंने जिसमें इतिहास और सभ्यता के नैसर्गिक विकास को रोक है। एक अन्य स्थान पर मार्क्स धर्म को जनता की अफीम हो जाए, या फिर धर्म जो है जनसाधारण का नशा, जनता की अफीम, वो किसने कहा है, कार्ल मार्क्स ने कहा है। तो धर्म जो है जनता की अफीम है, ये किसने कहा है, ये भी कार्ल मार्क्स ने ही कहा है, जिसे खाकर जनता विकास के मार्ग पर आगे बढ़ने की बजाय कहाँ हो जाती है, पतन के गर्त में धंसती ऊंधती जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता निवास करती है। संप्रभुता जनता में है। आगे देखते हैं, तो ये किस में निवास करती है, भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग जनता में। आगे है, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा सिक्किम को भारतीय राज्य प्रणाली का अभिन्न अंग स्वीकारा गया है, तो 36वां है सिक्किम का 36वां, तो कौन सा, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, 1975 वाला। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक पदाधिकारियों को उसके पद से पदच्युत करने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया का पालन आवश्यक नहीं है, तो यहाँ पर सही हो जाएगा उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति के पद को हटाने के लिए संकल्प राज्यसभा में पेश किया जाता है, लेकिन उपराष्ट्रपति के पद को हटाने का संकल्प राज्यसभा में पेश किया जाता है। इससे पहले सूचना उन्हें 14 दिन पूर्व देनी आवश्यक होती है। राज्यसभा में संकल्प पारित होने के बाद उसे लोकसभा में अनुमोदित करने के लिए भेजा जाता है, मतलब पहले राज्यसभा में फिर लोकसभा में। यदि लोकसभा संकल्प को अनुमोदित कर देती है तो राष्ट्रपति को पद से हटा दिया जाता है, किसको, उपराष्ट्रपति को।
आचार्य कौटिल्य ने राज्य को किस रूप में देखा है? एक मानवीय संस्था, देवीय संस्था, देवीय संस्था में देखा है, अभी हमने अपलोड किया था। आचार्य कौटिल्य ने राज्य को एक देवीय संस्था के रूप में देखा है। प्रथम अधिकरण में 13वें अध्याय में दो गुप्तचरों के बीच वार्तालाप के प्रसंग में इस तथ्य का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के द्वारा बहिष्कृत भारत नामक विचार पत्र कौन निकालता है? तो B.R. अम्बेडकर निकालते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में मध्य प्रदेश के महू नामक इंदौर जिला में माहरकुल में हुआ था। उन्होंने भारत में अपने आंदोलन द्वारा दलितों को संगठित किया और उन्होंने 1920 में ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास की स्थापना की तथा 1924 में बम्बई में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की भी स्थापना की। 1927 में मराठी पत्रिका बहिष्कृत भारत का संपादित किया था। तो एग्जाम में पूछ सकता है बहिष्कृत भारत कौन सी भाषा में थी? तो मराठी पत्रिका थी 1927 में। इसके अलावा ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास, बहिष्कृत हितकारिणी सभा, ये सारी के सारी इनके द्वारा ही स्थापित किए गए थे। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ब्रिटिश सरकार द्वारा आहूत गोलमेज सम्मेलन की श्रृंखला में महात्मा गांधी किसमें भाग लिए थे? तो पहले में तो नहीं लिए थे, दूसरे में लिए थे, तो दूसरा आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। लंदन गए थे। सेंट जेम्स पैलेस में 17 सितंबर 1 दिसंबर 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। इस सम्मेलन में महात्मा गांधी एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में सम्मेलन में भाग लेने गए थे। अगला क्वेश्चन है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निश्चित कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका भी निश्चित जो है अंतिम रूप से लोकसभा अध्यक्ष करता है। धन विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति लोकसभा में पेश किया जाता है। लोकसभा द्वारा पारित हो जाने के बाद उसे राज्यसभा में भेजा जाता है। जब राज्यसभा में विधेयक भेजा जाता है तो उसके साथ लोग जो है सभाध्यक्ष का प्रमाण पत्र लगा होता है कि यह विधेयक धन विधेयक है। तो यहाँ पर क्या है, लोकसभा अध्यक्ष ही डिसाइड करता है कि धन विधेयक है या साधारण विधेयक या और दूसरा कोई विधेयक। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में हम जो है 2010 UPTGT सिविक्स का पेपर अपलोड करेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं एक और वीडियो के साथ।